दोस्तों, कभी कभार कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर ऐसा असर करती हैं कि हम सारी उम्र उनको भुला ही नहीं पाते। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने ऐसी ही एक कहानी पढ़ी थी जिसने मेरी सोच पर बहुत ही गहरा असर किया था। इनफैक्ट इस कहानी को पढ़ के मैं इतना एक्साइटेड, इतना इलेटेड, इतना दीवाना हो गया था कि मैं कई दिनों तक इसी के सहर में मुब्तला रहा। इट वॉज एब्सोल्यूट मैडनेस। उसकी वजह यह है कि जिस शख्स ने ये कहानी लिखी है, मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में ना ऐसा लिखारी आया है और ना आएगा। लेकिन आखिर मैं किस कहानी और किस शख्स की बात कर रहा हूं? तो दोस्तों, इस स्टोरी के पीछे जो जीनियस माइंड है, जो माइस्ट्रो है, जो लफ्जों का जादूगर है, उसका नाम है फ्योदोर मिखाइलोविच दोस्तोयेवस्की। दोस्तोयेवस्की मेरे लिए एक पैशन, एक दीवानगी का नाम है। उसके लफ्जों का जादू इंसान को महव कर देता है। उसके नॉवल के कैरेक्टर्स आपको अपना बना लेते हैं। उसकी किताबों के किरदार आपकी नफ्सियात पर सवार हो जाते हैं। मेरे पास ऑनेस्टली अल्फाज नहीं है दोस्तोयेवस्की की ग्रेटनेस के बारे में बताने के लिए। उसकी अजमत का अंदाजा लगाने के लिए आज जो माइंड बॉगलिंग कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, उससे आपको बखूबी एहसास हो जाएगा कि वो कोई मामूली शख्स नहीं था। दोस्तोयेवस्की एक रशियन नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और फिलोसोफर था जिसने कुछ ऐसे नॉवेल्स लिखे विच हैव बीन ग्राउंड ब्रेकिंग, लाइक हिज मोस्ट फेमस वर्क क्राइम एंड पनिशमेंट एंड द ब्रदर्स कारामाजोव। लेकिन आज मैं आपके सामने उसकी एक शॉर्ट स्टोरी प्रेजेंट करूंगा जिसका टाइटल है द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन। इस कहानी में कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं आपके लिए। सो पहले मैं आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। इसके बाद इस कहानी को डीकोड करेंगे, इसकी थीम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कहानी तो आपने पूरी सुननी है, लेकिन उसके बाद उसकी थीम्स को भी समझना है, अदरवाइज आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी और आपका एक्सपीरियंस आधा अधूरा रह जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये कहानी है एक शख्स की जिसको उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त, उसका मुआशरा रिडिकुलस समझते हैं। रिडिकुलस का मतलब होता है फूलिश, बेवकूफ, स्टूपिड, मज़ाक खेस। वो शख्स जो सिली हो। लोगों ने बचपन से ही उसे बेवकूफ समझना शुरू कर दिया था और अब वो जिंदगी की उस स्टेज पर पहुंच गया था जहां पर उसको लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा रिडिकुलस और बेवकूफ शख्स है ही नहीं। लोग हमेशा उसके ऊपर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उस शख्स को एक बात मालूम थी कि उसे कुछ ऐसा पता है जो दुनिया में किसी और को नहीं पता। उसे ट्रूथ यानी सच्चाई का इल्म है और वो एक ऐसी सच्चाई है जिसको लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसके बाद ये शख्स जो दरअसल इस कहानी का नरेटर है, वो अपने पास यानी माजी में लेकर जाता है। वो कहता है कि मैं काफी अरसे से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान हूं। वो शख्स जिंदगी से हार चुका था। उसकी लाइफ में कोई होप, कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। एक दिन वो शदीद ठंड में सर्दियों की बारिश के बाद अपने घर वापस जा रहा होता है। इतनी शदीद सर्दी होती है कि जमीन से धुआं निकल रहा होता है। घर जाने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में बैठा होता है। उसके दोस्त जो भी बातें कर रहे होते हैं उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब प्रिटेंड कर रहे हैं, ये हिपोक्रेट्स हैं, ये दोगले हैं, ये सोचते कुछ और हैं और दुनिया को अपना चेहरा कुछ और दिखाते हैं। वो अपने दोस्तों से उदास होकर सड़क पर वापस आ जाता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। उस शदीद सर्दी की रात में सड़क पर चलते चलते उस शख्स के जहन में एक ख्याल आता है। उसे एहसास होता है कि अब जिंदगी में कोई उम्मीद की किरण बाकी ही नहीं है। लिहाजा आज से कुछ अरसा पहले जो मैंने रिवॉल्वर खरीदा था, आज उससे मैं अपने आप को शूट करके अपनी जान ले लूंगा ताकि इस बेमकसद, बेजान, बेकार जिंदगी से उसकी जान छूट सके। अभी वो ये बात सोच ही रहा होता है कि देखते ही देखते एक छोटी सी बच्ची जो बारिश में भीगी हुई है, वो कोनी से आकर उसको पकड़ती है और उससे मदद मांगती है। उस बच्ची की बात उसको समझ तो नहीं आती, लेकिन वो कंक्लूड ये करता है कि उसकी माँ, उसकी वालदा
उसकी मदर बीमार है और उसके लिए उसको मदद चाहिए। वो सोचता है कि मैं इस लड़की की क्या मदद करूं, मैं तो वैसे ही मरने वाला हूं, इस लड़की की मां जिए या मरे मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो लड़की को कहता है कि तुम पुलिस के पास जाओ, लेकिन वो बच्ची मुसलसल उससे इल्तिजा करती रहती है। वो बिलाखिर फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके, गुस्से में आके अपने पैर को नीचे पटकता है और उस लड़की पर चिल्लाता है। Get out! उसकी चीख सुन के वो लड़की वहां से चली जाती है और किसी और राह चलते के पास मदद मांगने के लिए भाग जाती है। वो बंदा बिलाखिर अपने घर पहुंचता है जो 5वीं मंजिल पर है। एक चेयर पर बैठता है, अपने सामने रिवॉल्वर रखता है और सोचता है कि बस अब वक्त आ गया है अपने आप को खत्म करने का। वो अपने आप को मारने वाला होता है कि उसके जहन में एक सोच आती है। वो इस बात को सोचता है कि क्यों मैंने उस लड़की की मदद नहीं की, क्यों मुझे उससे अब हमदर्दी हो रही है। अब जब मैं मरने वाला हूं तो मुझे इस तरह के ख्याल आखिर क्यों आ रहे हैं। कुछ देर में मेरी सारी सेंसेस जवाब दे जाएंगी और मेरे लिए यह दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद मुझे उस बच्ची के ऊपर क्यों पिटी फील हो रही है। मैं क्यों उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूं। ये अजीब सी कैफियत, ये बेचैनी, ये तिलमिलाहट उसे महसूस होनी शुरू हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आती कि ये आखिर क्या हो रहा है। वो इस सोच में ही मुब्तला होता है कि देखते ही देखते उसे नींद आ जाती है और उस नींद में वो एक ख्वाब देखता है। ये कहानी इसी ख्वाब के बारे में है। ख्वाब में वो देखता है कि उसने अपने आप को शूट कर लिया है और वो मर चुका है, लेकिन मजे की बात यह है कि उसके सेंसेस अभी भी काम कर रहे हैं। वो सुन सकता है, देख सकता है। उसे महसूस होता है कि वो अपनी कब्र में है और ताबूत में लेटा हुआ है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि रात का वक्त है और बारिश हो रही है। यकदम उसके ताबूत से बारिश की कुछ बूंदें उसकी आंखों पर बरसना शुरू कर देती हैं और उसे ये बात रियलाइज होती है कि मरने के बाद वाकई में जिंदगी है जिसे वो जी रहा है। इसी मौके पर वो डिवाइन बीइंग से, अपने खुदा से एक इल्तिजा करता है। वो रियलाइज करता है कि उसने सुसाइड कमिट किया है, खुदकुशी की है, जो एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो दुआ करता है कि उससे इस गुनाह की गिल्ट से आजादी मिल जाए, क्योंकि ये गिल्ट की फीलिंग उसे खा जाएगी। इस दुआ मांगने के बाद कुछ लम्हे की खामोशी हो जाती है और देखते ही देखते कब्र खुलती है और एक डिवाइन बीइंग जो सॉर्ट ऑफ एक रूहानी शख्सियत है वो उसके सामने खड़ी होती है। वो उसको उसके बाजू से उठाती है और अपने साथ आसमान में, स्पेस में ले जाती है। ये डिवाइन बीइंग उसे स्पेस में सितारों से पार, आसमानों से पार लेकर जाती रहती है और उसे एक ऐसे सैयारे पर छोड़ती है जो हमारी जमीन यानी कि हमारे अर्थ जैसा दिखता है। वो उस शख्स को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वहां पर पहुंचते ही उस सैयारे के लोग जो वहां के रिहायशी हैं वो इस शख्स को घेर लेते हैं और इसकी आओ भगत, इसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, उसे भरपूर प्यार देते हैं। ये बंदा इन लोगों को देखकर रियलाइज करता है कि ये लोग दिखते तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, लेकिन ये हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनमें कोई जेलसी, कोई ग्रीड, कोई लालच, कोई बेईमानी, कोई डिसऑनेस्टी नहीं है। ये लोग तो बहुत खुश रहते हैं, ये लोग एक साथ रहते हैं। इन लोगों में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है, कोई उदासी नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर इन लोगों में जब किसी शख्स की डेथ होती है तो ये लोग रोते ही नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मौत तो सिर्फ एक ट्रांजिशन है फ्रॉम वन स्टेट टू द नेक्स्ट। ये एक ऐसा ट्रूथ होता है जिंदगी का, ये एक ऐसी सच्चाई होती है जिसके बारे में ये शख्स फाइनली जान जाता है। लेकिन थिंग्स डोंट रिमेन द सेम फॉर एवर। वक्त बिलाखिर बदलता है। ये शख्स जो अर्थ से आया था ये इन्हें झूठ बोलना सिखा देता है, डिसीट, डिसऑनेस्टी सिखा देता है और वहीं से इन लोगों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये लोग भी जमीनी लोगों की तरह एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, मर्डर करते हैं, जेलसी का शिकार होते हैं और आपस की लड़ाइयों में उलझ के रह जाते हैं। ये जो शख्स होता है ना, ये रियलाइज करता है कि यार मेरी वजह से ये लोग खराब हुए हैं। उसको गिल्टी फीलिंग होती है। वो उनको भरपूर समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग ऐसे नहीं हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तुम मुझे सजा दो, मुझे मारो, तुम लोग वैसे ही रहो जैसे तुम थे, अ प्योर सोल। लेकिन वो उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनते।
इनफैक्ट वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे कि वो पास्ट में ऐसे थे। उन्हें लगने लगा कि लाइफ तो हमेशा से ही ऐसी थी। यही डिसऑनेस्टी, यही बेईमानी, यही कंपटीशन, यही दो नंबरी, यही झूठ, यही फरेब, जिंदगी यही तो है। लेकिन वो शख्स हिम्मत नहीं हारता। वो शख्स मुसलसल उन्हें रिलेंटलेसली सिखाता रहता है, बताता रहता है कि तुम लोग ऐसे नहीं थे। बिल आखिर वो लोग उसे वार्न करते हैं कि तूने अब ज्यादा बात की ना तो हम तुझे बंद कर देंगे जहां से तू कभी नहीं निकल पाएगा। ये बात सुनते ही उस शख्स का वो ड्रीम, वो ख्वाब खत्म हो जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। जब वो सुबह उठता है तो 6 बज रहे होते हैं। वो उसी चेयर में मौजूद होता है। वो अपने रिवॉल्वर को उठाकर परे फेंकता है। उसकी वजह यह है कि था तो वो एक ख्वाब, लेकिन उस एक ख्वाब ने उसकी सोच, उसकी जिंदगी बदल दी होती है। उसे अपने अंदर एक नई एनर्जी फील होती है। वो एक्साइटेड होता है, वो इलेटेड होता है। उसकी आंखों के अंदर एक चमक, एक अजीब सी एनर्जी होती है। वो अपने आप को फील करता है। वो उम्मीद जिसे वो खो चुका होता है वो उसके पास वापस आती है। ही फील्स एट द टॉप ऑफ हिज लाइफ। उसके चेहरे पर रौनक होती है। क्या आप जानते हैं कि ये रौनक किस चीज की थी? ये रौनक थी उस ट्रूथ की जो अभी अभी उसने ख्वाब में देखा था। एक ऐसा सच जो ग्लोरियस है, खूबसूरत है। वो अपने आप से वादा करता है कि वो इस सच्चाई के बारे में, इस ट्रूथ के बारे में पूरी दुनिया को बताएगा, चाहे लोग उसे पागल कहें, दीवाना कहें, रिडिकुलस कहें। उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि यह सिर्फ एक मामूली सा ड्रीम, एक ख्वाब नहीं था, बल्कि यह एक रेवलेशन थी खुदा की तरफ से। और अब उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो इसके बारे में सब लोगों को बताए। ये चीज अब उसकी जिंदगी का मकसद बन जाती है। उसे एहसास होता है कि लोग जिंदगी को तो पूरी तरह जी नहीं रहे। वो पूरी उम्र जिंदगी को ऑब्जर्व करने में लगा देते हैं, जबकि लाइफ नाम है जिंदगी को जीने का। लिविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग लाइफ। उसे एक और बहुत बड़ी सच्चाई का अब अंदाजा हो जाता है, और वो ये कि हमें लोगों से भी उतना ही प्यार करना है जितना हम अपने आप से करते हैं। वी नीड टू लव पीपल लाइक वी लव आवरसेल्व्स। उसको लोग फिर रिडिकुलस, बेवकूफ कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार वो जानता है कि वो सच्चाई पर है। कहानी का इख्तिताम क्या ही खूबसूरत लाइन से होता है, एंड आई ट्रैक दैट लिटिल गर्ल एंड आई शैल गो ऑन एंड ऑन। है ना दोस्तों जालिम कहानी। दिस हैज दोस्तोयेव्स्की रिटन ऑल ओवर इट। ये टिपिकल दोस्तोयेव्स्की का स्टाइल है। अब इस कहानी की कुछ थीम्स को डिस्कवर करते हैं। सबसे पहले तो ये कि दोस्तोयेव्स्की का कमाल ये है कि उसके ऑलमोस्ट हर नॉवल का जो हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसमें कुछ ना कुछ सिली, कोई स्टूपिड बात या कोई रिडिकुलस बात जरूर होती है। लेकिन इस सिली और रिडिकुलस नेचर के बावजूद उनकी शख्सियत में एक ऐसी क्यूरियोसिटी होती है जिंदगी को समझने की जो उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ करती है। उनके पास लाइफ को लेकर एक साइकोलॉजिकल और प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग होती है। वो जिंदगी को लेयर्स में देखते हैं और इन लेयर्स के अंदर ही उन्हें जिंदगी का फलसफा मिलता है। चाहे आप क्राइम एंड पनिशमेंट के रोशकोल्निकोव को ले लें या फिर ब्रदर्स कारामाज़ोव के कारामाज़ोव को, ये एक थीम है जो दोस्तोयेव्स्की जरूर रिपीट करता है। उसकी वजह यह है कि अपनी कहानियों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। जिन हालात से वो गुजरा, जिस तरह की उसने जिंदगी गुजारी और जिस तरह के उसके ख्यालात थे, वो उसकी कहानी के हीरोज में भी नजर आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट थीम इस स्टोरी द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन की है नाइहिलिज्म। नाइहिलिज्म दोस्तों एक ऐसी सोच है जो ये कहती है कि इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। ये जिंदगी, ये लाइफ एक मीनिंगलेस, एक पर्पसलेस लाइफ है। इस नाइहिलिज्म की वजह से लोग जिंदगी में शदीद पेसिमिस्ट हो जाते हैं और वो हमेशा डूम एंड ग्लूम के बारे में सोचते हैं। नाइहिलिज्म इज बेसिकली अ बिलीफ इन नथिंग। इस कहानी का जो मेन किरदार है ना, वो इसी नाइहिलिज्म का शिकार है। उसको भी अपनी जिंदगी का कोई मकसद, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई पर्पस नजर नहीं आता। उसे अपनी जिंदगी बेमानी लगती है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोस्तोयेव्स्की का कमाल यह है कि उसने नाइहिलिज्म के साथ एग्जिस्टेंशियलिज्म को भी कंबाइन किया है, ब्लेंड किया है। एक शख्स जो जिंदगी से हार चुका होता है,
वो स्टोरी के आखिर तक अपनी जिंदगी का एक भरपूर मकसद तलाश कर लेता है और उसी ऑब्जेक्टिव के पीछे सरपट भागने को तैयार हो जाता है। अब उसकी जिंदगी में एक तहरीक है, एक तहकीक है, एक स्ट्रगल है, एक प्रोग्रेशन है टुवर्ड्स अ वर्दी आइडियल। और यही थीम है एग्जिस्टेंशियलिज्म की, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस जो है ना, वो हमारे एसेंस से पहले है, लिहाजा हम अपनी जिंदगी को जो भी डायरेक्शन देना चाहें दे सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। वी विल क्रिएट आवर ओन लाइफ बाय आवर ओन हैंड्स। नाइहिलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के बाद इस कहानी में यूटोपिया भी है, यानी कि अ स्टेट ऑफ परफेक्शन एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस। एक ऐसी दुनिया जहां पर कोई मसाइल नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है, कोई उदासी नहीं है, हर कोई एक ब्लिस में है, एक खुशी में है। ये यूटोपिया कहता है कि लोग अपनी नेचुरल स्टेट में बेसिकली अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, और ये दरअसल सोसाइटी होती है जो उन्हें ईवल बना देती है। इस कहानी में वो शख्स जो मरकर एक और सैयारे पर जाता है ना, वहां के लोग दरअसल उसी यूटोपिया में जी रहे हैं। एक और थीम इस कहानी में है जिसको कहते हैं क्लियर माइंड साइकोलॉजी, जो ये कहती है कि यू कैन रिजॉल्व द बिगेस्ट ऑफ चैलेंजेस विद द स्मॉलेस्ट ऑफ चेंजेस। यानी कि अगर आप एक क्लियर माइंड के साथ दुनिया के बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे तो आप उस चैलेंज को ओवरकम कर पाएंगे, लाइक द वे दिस इंडिविजुअल डिड इन दिस स्टोरी। इस कहानी की एक और थीम है जो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक दोस्तोयेव्स्की की शख्सियत से है। और वो ये कि दोस्तोयेव्स्की इस कहानी में नॉलेज को, साइंस को सॉर्ट ऑफ कंडेम करता है। उसे ये बात समझ ही नहीं आती कि लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं, इतने ज्यादा पागल क्यों हैं नॉलेज के पीछे और साइंस के पीछे। इसका दोस्तों थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वो ये कि जिस जमाने में दोस्तोयेव्स्की जिंदा था ना, उस जमाने में यूरोप एनलाइटनमेंट से गुजर रहा था। लोगों ने फाइनली ये रियलाइज कर लिया था कि उनके ग्रेव सवालों का जवाब खुदा के पास नहीं बल्कि साइंस के पास है। अगर उन्हें ठंड में गर्मी चाहिए तो उसका जवाब साइंस है, अगर उन्हें कपड़ा बनाना है तो उसका जवाब साइंस है, अगर उन्होंने लाइट पैदा करनी है तो उसका जवाब साइंस है, अगर उन्होंने स्टीम इंजन को चलाना है तो उसका जवाब साइंस है। लोगों को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया था उस वक्त में कि जब भी हम लोग साइंस से कोई सवाल करते हैं तो वो फौरन हमें उस बात का जवाब, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जब हम वही सवाल खुदा से करते हैं तो वो आखिरत के अलावा हमसे कोई भी प्रॉमिस नहीं करता। यही वो दौर था जब यूरोपियंस का खुदा के ऊपर से बिलीफ उठ रहा था। डार्विनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और मॉडर्न फलसफे ने खुदा की जगह लेनी शुरू कर दी थी। इससे रिलेटेड मैं इस किताब का एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये पैराग्राफ दरअसल उन लोगों के बारे में है जो दूसरे सैयारे पर रह रहे होते हैं, और वो जब विकेड हो जाते हैं, डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, तो वो उस शख्स से कुछ ये कहते हैं: We may be deceitful, wicked and unjust. We know it and weep over it. We grieve over it. We torment and punish ourselves more perhaps than the merciful judge. Who will judge us and whose name we know not? But we have science. हमारे पास साइंस है, and by the means of it we shall find the truth. और हम साइंस के जरिए ही सच्चाई को पहुंच जाएंगे, and we shall arrive at it consciously. Knowledge is higher than feeling. The consciousness of life is higher than life. ये वही बात है जो मैंने आपको ट्रूथ के बारे में बताई थी when I was reviewing the story. वो लोग कहते हैं कि नॉलेज यानी इल्म जो है ना, वो इंसान की फीलिंग, उसके इमोशन से बढ़कर है, और इंसान का जिंदगी को लेके जो शऊर है, जो साइंस ने उसे शऊर दिया है, वो दरअसल जिंदगी से बढ़कर है। साइंस विल गिव अस विजडम. Wisdom will reveal the laws, and the knowledge of the laws of happiness is higher than happiness. देखिए, ये सब बातें किसी फलसफे से कम नहीं है, इसीलिए दोस्तोयेव्स्की इज एन एब्सोल्यूट जीनियस। साइंस ही हमें हिकमत देगी, और इसी हिकमत के जरिए हम दुनिया के कानून तक पहुंच जाएंगे। और ये जो खुशी के कानून के बारे में नॉलेज है ना, ये दरअसल खुशी से बढ़कर है। इस पूरे पैराग्राफ में ना दोस्तोयेव्स्की की लाइफ, उसके जिंदगी के सर्कमस्टांसेस की झलक है। दोस्तोयेव्स्की को ना साइंस, रैशनैलिटी और स्पेशली इंटेलेक्चुअल से बड़ी चिढ़ थी। और अजीब बात यह है कि वो खुद एक इंटेलेक्चुअल था,
लेकिन इसकी वजह बड़ी जबरदस्त है। 1845 में दोस्तोयेवस्की ने अपनी पहली किताब पब्लिश की जिसका टाइटल था पुअर फोक, जिसमें उसने उस जमाने के रशिया में जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन थी उसके बारे में लोगों को एनलाइटन किया। यह बात रशियन स्टेट को पसंद नहीं आई। 1849 में रशियन गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको साइबेरिया के ठंडे तरीन माहौल में एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। साइबेरिया में अपनी कैद के दौरान उसने ऑब्जर्व किया कि उसके जो साथी जेलमेट्स थे वो अपनी इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद अपनी स्पिरिट्स हाई रखे हुए थे। उनकी मोटिवेशन अच्छी थी क्योंकि उनका रिलीजन और खुदा पर बिलीफ था। जबकि दूसरी तरफ जिन इंटेलेक्चुअल्स को उसने ऑब्जर्व किया था या जिनके साथ उसने जिंदगी गुजारी थी वो हिपोक्रेट थे, वो दोगले थे। वो हमेशा अपनी वीकनेसेस का ब्लेम डालते थे गवर्नमेंट और स्टेट के ऊपर बजाय टेकिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तोयेवस्की को इन आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल से नफरत थी। वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि दे आर एलियनेटेड टू द रियल वरीज ऑफ लाइफ। ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये अपने आर्म चेयर पे बैठ के ठंडे कमरे में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनको जिंदगी की रियलिटी का, जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स का, लाइफ की स्ट्रगल का अंदाजा ही नहीं है। इसी इंटेलेक्चुअल और रैशनल थॉट प्रोसेस को क्रिटिक करते हुए वो इस स्टोरी के आखिर में कुछ ये लिखता है, द कॉन्शियसनेस ऑफ लाइफ इज हायर देन लाइफ, द नॉलेज ऑफ द लॉज ऑफ हैप्पीनेस इज हायर देन हैप्पीनेस, दैट इज व्हाट वन मस्ट कंटेंड अगेंस्ट। ये उसी बात का एंटी थीसिस है जो मैंने आपको पहले समझाई है। दोस्तोयेवस्की दरअसल कहना यह चाह रहा है कि जिंदगी साइंस और रैशनैलिटी की बजाय इंसानों के इमोशंस, उनके फीलिंग्स और उनकी नफ्सियात के हिसाब से चलती है। एक सादा सी कहानी लेकिन कितने सारे लेसन्स। दोस्तोयेवस्की साइकोलॉजिकल रियलिज्म का बादशाह था। वो इंसानों की नफ्सियात में छुपे हुए गुड और इवल को ऐसे तलाश करता था जैसे कोई और कभी नहीं कर पाया। आई होप इस कहानी द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन ने आज आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ जरूर बदला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।